Hello everyone, today we are going to start a new poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. In this poem, the poet has described a number of things. Those things are considered to be inauspicious things. But in this poem, he wants to express a different idea about those things. Let's start about the poem and poet. Robert Frost was an American poet. कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे अमेरिकन पोइट थे. He was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963. उनका जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में डिस्कस किया गया है. He is known for his realistic depiction of rural life. वह अपने देहाती जीवन के वास्तविक रूप को वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, या उन्हें जाना जाता है एक वास्तविक वर्णनकर्ता के रूप में, एक देहाती जीवन के. इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट शोज हाउ बैड ओमन थिंग्स, इट मीन्स इन ऑस्पिशियस थिंग्स, यानी कि अशुभ चीज़ें, कैन चेंज समवंस मूड, कैसे बदल सकती हैं किसी के मन को. अ पर्सन कैन फील हैप्पीनेस इन द डार्केस्ट टाइम्स, एक व्यक्ति कैसे खुशी अनुभव कर सकता है अपने बहुत ज़्यादा उदासी वाले समय में भी. तो इस पोएम का जो थीम है उसमें आप देखोगे कि अनेकों चीज़ों का वर्णन किया गया है, लेकिन ज़्यादातर सारी चीज़ें सब इनऑस्पिशियस थिंग्स हैं. फिर भी कवि ने उन्हें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है. लेट्स सी. पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. ये पोएम की लाइंस हैं, केवल इस पोएम में 8 लाइंस हैं. पोएम है आपकी द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. लाइन टू लाइन हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि जो कौवा है, क्रो, वो एक अशुभ माना जाता है. देहात में भी कहावतें हैं, अपने आप में सब जानते हैं इन बातों को, कि द क्रो स्टैंड्स फॉर बैड ओमन. बैड ओमन का मतलब अशुभ. और जो स्नो है, बर्फ, वो है स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन. ये भी अपने उदासी का प्रतीक है. ये हेमलॉक ट्री हैं, तो हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर सैडनेस, ये उदासी का प्रतीक होता है. तो आप देख सकते हो कि इन चीज़ों का जिक्र हुआ है इस पोएम में, और ये सभी की सभी एक इनऑस्पिशियस या बैड ओमन थिंग्स हैं. अब आपके इनमें जो वर्ड्स आए हैं वो आपको याद होने चाहिए, ज़्यादातर कॉमन है. इनमें से विशेष जो निकाला गया है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है. तो अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक धतूरे का जो पेड़, जहरीला पेड़ जो होता है, वह हेमलॉक ट्री कहलाता है, और उस पर छोटे सफ़ेद फूल आते हैं. एक वर्ड आया रूड. रूड का हो गया हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पश्चाताप के साथ जो दिन बताया जा रहा था उसके लिए आपका रूड यूज हुआ है. तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कोए का वह तरीका, जिस तरीके से उसने मुझ पर बर्फ, यानी कि मुझ पर मतलब है पोइट पर, डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से झाड़ी. अब वे क्या था, वह पहले से बैठा था, या जब कभी नीचे खड़ा था तब वो आके बैठा, या फिर वो वहीं से उड़ने लगा तब ऐसा हुआ. तो इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं किया गया पोएम में. जो भी उसके साथ हुआ, उड़ा हो या आके बैठा हो, उसकी उस क्रिया के द्वारा
यानी उस एक्ट जो हुआ उसके वजह से हुआ था, उसके द्वारा बर्फ झड़ी और कवि के ऊपर गिर पड़ी। अब क्या हुआ इसके बाद, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो एक्ट यानी कि जो कार्य हुआ ऊपर, उसने क्या किया, उसने मेरे दिल को यानी कवि के हृदय को एक बदलाव दे दिया, मन को बदल दिया और बचा दिया उसके दिन के कुछ भाग को जो उसने पश्चाताप में बिता दिया था। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो इसके पोइट हैं। कवि बताना चाह रहा है कि इस नेचर में कोई भी चीज अशुभ नहीं है। आप प्रकृति को अपनाने की कोशिश करें, जिस भी कंडीशन में वो आपको ब्लेसिंग प्रदान करे। उसमें परिस्थिति आपकी कैसी है, किसी पे अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से समस्याएं आती हैं। स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन में होता है जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं। तो कभी इस चीज़ को एक रियलिटी से जोड़ रहा है कि व्यक्ति के लाइफ में बहुत से समय ऐसे आते हैं कि जब वह उदास हो जाता है, तो उसे प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। प्रकृति में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके उस बिगड़े हुए समय को जो वो उदासी में बिता रहे हैं, उससे वो प्रकृति उन्हें बचा सकती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, डिप्रेशन के शिकार लोगों को डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं अपने किसी हिल स्टेशन पर जाने की या अपने हॉलीडेज एंजॉय करने की। तो स्पष्ट है कि प्रकृति व्यक्ति को काफ़ी हद तक सहारा देती है उसके अपने लाइफस्टाइल में। अब हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या होती है। राइम स्कीम बनाई जाती है आपके लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसके राइम लय से। इसके लय होगी क्रो, तो इसको हम नाम दे देंगे ए का। दूसरा हो गया मी, तो ये हम अगला दे देंगे बी। अगर हमारा तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड ऊपर वाली से मैच करता है तो जिससे मैच करता है उसी का नाम उसका रख देंगे, फिर ए। और फिर चौथी लाइन देखेंगे ट्री, तो ट्री का मैच जो हो रहा है वो मी से हो रहा है, जो राइमिंग है इसकी लय जो है, तो इसका भी बी रख दिया। आगे देखोगे हार्ट, ये ऊपर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो इसका सी कर दिया। फिर है मूड, ये ऊपर भी किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसका डी कर दिया। ये है पार्ट, ये हार्ट से मैच करता है तो इसका सी का सी हो गया। रूड और मूड इनकी सेम राइम है, एक लय है, तो इसका डी रख दिया। तो ये आपकी राइम स्कीम कहलाती है। तो एग्जाम में कभी कभी स्टेंजा की राइम स्कीम पूछ ली जाती है, तो आपको ये भी याद करना होता है। अब इस पोयम को आप लाइन वाइज सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, या आपका 10th सिलेबस में जैसे आपके आते हैं तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने से पहले हमें कुछ वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे इस पोएम से संबंधित, जो हम आगे देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। हेमलॉक धतूरे का पेड़, डस्ट धूल, वैसे हालांकि धूल ना होकर यहाँ पे बारीक कण आप एक्सप्रेस करोगे कि जो पार्टिकल्स हैं आइस के, स्नो के, वो यहाँ पे यूज हुआ डस्ट के लिए। स्नो बर्फ के लिए आ गया, पार्टिकल्स कण के लिए आ गया, बीनीथ नीचे के लिए, मूड मनोदशा के लिए, ब्रांच शाखा के लिए, सौरो दुख के लिए, रिजेक्शन निराशा, सडन अचानक, चीयर खुशी या प्रसन्नता के लिए, स्पॉइल नष्ट करने या नष्ट होने के लिए आता है,
एक्सपीरियंस अनुभव होने के लिए, सिंबल प्रतीक के लिए, रिग्रेट पश्चाताप, और डेस्पेयर निराशा के लिए। तो ये वर्ड्स आप याद करें। इसको आप एक लॉन्ग आंसर का नाम दे सकते हो, जिसमें आपके पोएम का थीम या पोएम का सेंट्रल आइडिया या पोएम की समरी इस टाइप क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखें कि डस्ट ऑफ स्नो इज एन इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि डस्ट ऑफ स्नो एक रोचक पोएम है लिखी गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर, वह प्रकृति के एक बहुत बड़े अमेरिकन कवि थे। इट इज अ सिंबॉलिक पोएम, यह एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसको हम कहते हैं कि मेटाफोरिकल या डीप मीनिंग वाली। तो देखेंगे द स्नो स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, जो स्नो है वह डिप्रेशन उदासी का प्रतीक है। द हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर सैडनेस, हेमलॉक ट्री भी उदासी का प्रतीक है। द क्रो स्टैंड्स फॉर बैड ओमन, कौवा जो है वह अशुभता यानी अपशकुन का प्रतीक है। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, कवि जो है एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। इट इज अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यह एक जहरीला पेड़ है छोटे सफेद फूलों के साथ। द पोएट इज इन अ सैड मूड, कवि जो है एक उदास मूड में है। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, एक क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, एक कौआ हिला देता है हेमलॉक ट्री को। एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स, और जो बारीक कण है स्नो के वो गिर जाते हैं ऑन हिम, उसके ऊपर। हिम कौन है? पोएट। द लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोएट्स माइंड, यह छोटी सी घटना एक अचानक परिवर्तन ले आती है कवि के मन की दशा में। हिज मूड चेंजेस, उसका मन बदल जाता है। ही थिंक्स, वह सोचता है कि इट हैज सेव्ड, कि इसने बचा दिया है, द रेस्ट ऑफ हिज डे, उसके शेष दिन को। एंड गेट्स बिजी विद हिज वर्क, और वह व्यस्त हो जाता है अपने कामों में। तो आशा है कि आप इन सेंटेंसेस को समझ करके याद करेंगे, और इसमें लगभग आपके सभी क्वेश्चन के जवाब आ चुके हैं। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी जवाब आ सकते हैं, क्योंकि पोएम बहुत छोटी है, केवल 8 लाइनें हैं, तो लगभग इसमें सारी बातें आ चुकी हैं। तो पढ़ते रहें, याद करते रहें। थैंक्स।